नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ऑब्स एंड गायनी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम 1 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 51 to 100 क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो फ्रेंड्स आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं जिसमें आपको 1 to 50 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, फॉलोइंग टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई HIV इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एलिसा, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन सी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी विडाल टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 52, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस। ऑप्शन ए, it is a transmitted by unprotected sexual act. It is always bilateral infection. It is occurs mainly during and after the menstruation. And the next, it is always unilateral infection. The right answer is option D. It is always unilateral infection. Next question friend, question number 53. In following which is a characteristic feature of pyogenic salpingitis? It is a sexually transmitted. It is a always bilateral infection. It occurs mainly during and after the menstruation. And next is infection occurs mainly after the abortion and childbirth fallopian. The right answer is option D. Infection occurs mainly after abortion and childbirth fallopian. Next question friend, question number 54. Collection of mucus into the fallopian tube is called as salpingitis, hydrosalpinx, fallotubitis and hydrophallo. The right answer is option B, hydrosalpinx. कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसे हम हाइड्रोसेल्पिंग्स भी कहते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 55. इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज ए टर्म्ड एज ओफोराइटिस, हाइड्रोसिल, सेल्पिंजाइटिस एंड ओफिरोक्टोमी. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओफोराइटिस. Inflammation of ovary is called the ophoritis. Next question friend, question number 56. Most commonly used and effective treatment of vaginal trichomoniasis is rifaximin, use of oral contraceptive, metronidazole and gentamicin. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, metronidazole. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57. The condition in which the complete uterus turned backward into relation to the long axis of the birth canal termed as retroversion of uterus, anteversion of uterus, prolapse of uterus and anteflexion of uterus. The right answer is option A, retroversion of uterus. तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस क्या है फ्रेंड्स? रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस अकर्स व्हेन ए woman's uterus warm till backward rather than forward. It is a commonly called the tripped uterus. तो चलिए अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं और समझते हैं कि रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस और एंटीफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस कैसी कंडीशन होती है और इसके पोजीशन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है फ्रेंड्स? इन 80% ऑफ वुमन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस लाइज एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना विद फॉरवर्ड टिल्ट. इट इज़ द कॉल्ड द एंटीवर्जन. फॉरवर्ड टिल्ट है तो एंटीवर्जन है. एंड रेट्रोवर्जन किसे? विच इज़ द प्रेजेंट इन 20% ऑफ वुमन. इट इज़ अ बैकवर्ड टिल्ट ऑफ यूट्रस ओवर द वजाइना. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन कैसी है और रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन है जो कि बैकवर्ड टिल्ट है और नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन थोड़ी सी फॉरवर्ड टिल्ट रहती है। इस पिक में क्लियरली शो किया गया फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ यूट्रस के, जिसमें कि एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस की पोजीशन दिखाया गया है। पहले डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की, जिसमें कि वो फॉरवर्ड टिल्ट है आगे की ओर, साथ ही साथ ब्लैडर है, पेल्विक बोन है, वजाइना है, नॉर्मल पोजीशन, रेक्टम, सर्विक्स एंड सैक्रम।
उसकी साइड वाले पिक में फ्रेंड्स रेट्रोवर्टेड यूट्रस जो कि थोड़ी सी बैकवर्ड टिल्ट है, पीछे की ओर झुकी हुई है। नॉर्मल पोजीशन सामने फॉरवर्ड टिल्ट रहती है और इसमें थोड़ी सी बैकवर्ड है। उसी तरह एंटीवर्टेड में भी इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज है नॉर्मल यूट्रस की अपेक्षा, और रेट्रोफ्लेक्स में पीछे की ओर पूरी तरह मुड़ी हुई है यूट्रस। तो इस डायग्राम के थ्रू अपन सारी इसकी पोजीशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 58, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी। तो ये अभी डायग्राम के थ्रू हमने अच्छे से समझा है इसको फ्रेंड्स। तो रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स रहती है क्या नॉर्मल पोजीशन, या रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स, एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स एंड एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है फ्रेंड्स, ये सारी नॉर्मल पोजीशन नहीं होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59, द स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइड द सपोर्ट टू द यूट्रस इंक्लूड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, cervico-vaginal junction and all of the above. The right answer is option D, all of the above. All structure provide the support to the uterus. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60, etiological factor responsible for genital prolapse include following except postmenopausal atrophy, raised intra-abdominal pressure, decreased weight of the uterus and congenital weakness of supporting. The right answer is supporting structure of the uterus, option C, decreased weight of the uterus. क्वेश्चन एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। ईटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनाइटल प्रोलेप्स इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट पूछा है फ्रेंड्स, तो इसमें से डिक्रीज वेट ऑफ यूट्रस ये इसमें नहीं होगा, बाकी सभी कंडीशन फेवर करेंगे इसमें। पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी, रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61, इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वायर्ड predisposing factor in genital prolapse. Option A, injury to the supporting structure during the vaginal delivery. Option B, congenital and acquired weakness of the supporting structure of the uterus and undernutrition. And option D, increased weight of the uterus. Which is the most important acquired predisposing factor in genital prolapse? The right answer is option A, injury to the supporting structure during the vaginal delivery. Next question है friend, question number 62, degree of uterine prolapse in which the external os descend outside the vaginal opening but the uterine body does not protrude and still remains inside the uterus. Option A, first degree, second degree, third degree, fourth degree. The right answer is option B, second degree. Next question है friend, question number 63, the type of uterine prolapse in which the uterine body protrude outside the introitus. The type of uterine prolapse in which the uterine body protrude outside the introitus, first degree, second degree, third degree or fourth degree. The right answer is option C, third degree. इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यूट्राइन प्रोलेप्स इन विच द एक्सटर्नल ऑस डिसेंड आउटसाइड द वजाइनल ओपनिंग बट द यूट्राइन बॉडी डज नॉट प्रोट्रूड एंड स्टिल रिमेन इनसाइड द यूट्रस। तो ये सेकेंड डिग्री में हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि एक्सटर्नल ऑस से डिसेंड होता है आउटसाइड द वजाइनल ओपनिंग बट द यूट्राइन बॉडी डज नॉट प्रोट्रूड। तो इस डायग्राम में अपन अच्छे से इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड डिग्री वाले डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, तो इस डायग्राम को देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसमें सभी स्टेज के बारे में दिखाया गया इस डायग्राम में, आप अच्छे से देखिए। इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिसेंड एंड प्रोसीडेंसिया। प्रोसीडेंसिया मीन्स कंप्लीट प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस इनटू द वजाइना। तो इसमें फर्स्ट डिग्री में दिखाया है फ्रेंड्स डायग्राम में, आप देखिए डिसेंड द सर्विस इन द वजाइना मीन्स वजाइना के भी अंदर है लेकिन बाहर पूरी निकली नहीं है। डिसेंड ऑफ द सर्विक्स टू द इंट्रोसियस, ये सेकेंड डिग्री में है।
थर्ड डिग्री में क्या है, डिसेंड ऑफ द सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रोसियस। ये डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड प्रोसीडेंशिया ऑल द यूट्रस आउटसाइड द इंट्रोसियस। तो इसमें आपको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड प्रोसीडेंशिया, इस डायग्राम के थ्रू आप प्रोलेस ऑफ यूट्रस के सारी स्टेज को आप अच्छे से समझ सकते हैं इसमें। First degree of prolapse of uterus means the cervix drop into the vagina. Second degree, the cervix drop it to the level just inside the opening of the vagina. Third degree, the cervix is outside the vagina. And the fourth degree, the entire uterus to the outside the vagina. Question friend, question number 64. Clinical manifestation of genital prolapse include dysuria, backache, difficulty in passing the stool, and option D, all. The right answer is option D, all. All manifestation of genital prolapse include. Next question friend, question number 65. When a female moves about, she feels that something is coming down through the vagina, and the female is suffering from DUB, genital prolapse, rectovaginal fistula, cervical cancer. The right answer is option B. और इस सिम्टम के लिए हमारे होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है फ्रेंड्स? ये फीमेल को जो सिम्टम आते हैं, समथिंग इज ए कमिंग डाउन थ्रू द वजाइना, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है? समथिंग इज ए कमिंग डाउन थ्रू द वजाइना, ऐसे सिम्टम की और कौन कौन सी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में? तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों इसमें सीपिया, और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों लिलियम टिग्रीनम। इन दोनों में ये सिम्टम पाया जाता है, समथिंग कमिंग थ्रू द वजाइना। और भी कौन कौन सी मेडिसिन है आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ये दोनों मेडिसिन में डिफरेंट क्या है ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों के सिम्टम में थोड़ा सा अंतर है, कमिंग डाउन थ्रू द वजाइना के, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके, रिवाइज कर सकें आप लोग। और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66. इन हाउ मेनी केसेस ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी मेल 66 आर रिस्पॉन्सिबल? 8 to 10% total case, 20 to 25% of total case, 30 to 40%, and 50 to 60%. The right answer is option C, 30 to 40% of total cases. Next question is friend, question number 67. In Kattenger syndrome, excessive production of sperm, there is a loss of ciliary function and sperm motility, ability of sperm to penetrate ovum increase, and ability of vagina canal to receive sperm increase. The right answer is option B, there is a loss of ciliary function and sperm motility. इसको एक बार और अपन अच्छे से एक बार देख लेते हैं कार्टेंजनर सिंड्रोम के बारे में। कार्टेंजनर सिंड्रोम क्या है फ्रेंड्स? ये सिंड्रोम दिस इज ए रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक सिलियरी disorder comprising the trait of situs inversus, chronic sinusitis and bronchiectasis. The basic problem lies in the defective movement of cilia, leading to recurrent chest infection, ear, nose, throat symptom and infertility. Next question friend, question number 68. Congenital factor related to males that is responsible for infertility include undescent testes, hypospadias, Kattenger syndrome and all. The right answer is option D, all. All congenital factor related to male that is responsible for infertility include. Next question friend, question number 69. A male with hypospadias is unable to produce sperm, unable to deposit sperm in vagina, unable to pass urine, and unable to deposit sperm deep in vagina. The right answer is option D, unable to deposit sperm deep into vagina. Next question friend, question number 70. The condition that arise the scrotal temperature include varicocele, peak hydrocele, filariasis and all. The right answer is all.
Next question, friend, question number 72. Testicular failure due to deficiency of gonadotropin is termed as Klinefelter syndrome, Kallmann syndrome, Kettner syndrome, and Young syndrome. The right answer is option B, Kallmann syndrome. चलिए बाकी सिंड्रोम के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं एंड क्रेटेंजनर सिंड्रोम किसे कहते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या है फ्रेंड्स? ए जेनेटिक कंडीशन इन विच ए मेल इज बॉर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. Klinefelter syndrome isn't inherited, but the rather occurs only as a result of a random genetic error after the conception. Next, friends, Kettner syndrome. It is a rare autosomal recessive genetic ciliary disorder comprising the trait of situs inversus, chronic sinusitis, and bronchiectasis. The basic problem lies in the defective movement of cilia, leading to the recurrent chest infection, ear, nose, throat symptoms, and infertility. Next, friend, Young syndrome किसे कहते हैं? Young syndrome is a bronchiectasis, chronic sinusitis, and agiospermia due to functional blockage of sperm in the caput epididymis, which is usually enlarged and palpable in the scrotum. The causes is unknown and it may occurs later in life after the successful parenthood. Next question है friend, question number 73. Fault in male that may cause infertility include mumps or arthritis, increased scrotal temperature, undescended testes, and all. The right answer is option D, all. Next question friend, question number 74. In following which factor is not responsible for infertility? Luteal phase defect or acute retroverted uterus, anteverted uterus, and vaginal atresia. The right answer is option C. Anteverted uterus is not responsible for infertility. Next question friend, question number 75. pH of normal semen is 3.5 to 4.5, 5.5 to 6.5, 7.2 to 7.8, and 8.5 to 9.3. The right answer is option C, 7.2 to 7.8. Next question friend, question number 76. Normal sperm concentration in semen is about 5 million per ml or more, 10 million per ml or more, 20 million per ml or more, and 50 million per ml or more. The right answer is option C, 20 million per ml or more. Next question friend, question number 77. Absent of semen formation is known as aspermia, agiospermia, asthenospermia, and teratozospermia. The right answer is option A, aspermia. चलिए अब ये चारों के बारे में अपन अच्छे से जान लेते हैं। एस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया ये किसे कहते हैं और कौन कौन सी कंडीशन होती है। एस्पर्मिया क्या है फ्रेंड्स? एस्पर्मिया इज द कंप्लीट लैक ऑफ सीमेन विथ इजैकुलेशन ड्यू टू आइदर एन इनएबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ए सीमेन एन एजुकुलेशन और टू बी एजुकुलेट इन ए एंटीग्रेड डायरेक्शन विच इज़ एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी, मीन्स कंप्लीट लैक ऑफ सीमेन विथ इजैकुलेशन, इसे एस्पर्मिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एजियोस्पर्मिया, ये किसे कहेंगे? एजियोस्पर्मिया ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ sperm from the fluid ejaculated during the organism semen. Agiospermia may occurs because of an obstruction in the reproduction tract of inadequate sperm production. अब नेक्स्ट रेफरेंस एस्थेनोस्पर्मिया किसे कहेंगे? फ्रेंड एस्थेनोस्पर्मिया इज डिफाइंड एज ए लेस देन 40% sperm motility or less than 32% with progressive motility. Spurious asthenospermia caused by exposure of sperm to rubber, particularly condoms, spermicide, extreme of temperature, or long delay between the collection and examination should be excluded. Next friend, teratozospermia, ये कौन सी कंडीशन है? इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ sperm with abnormal morphology that affect the fertility in the male. मीन्स एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होने की वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है मेल की।
तो ये सारे चारों के बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया, क्या क्या होती है कंडीशन, एस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया और इन सब के बारे में। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78, द कंडीशन इन विच देयर इज ए स्पर्मेटोजोआ आर एब्सेंट इन सीमेन इज ए टर्म्ड एज एस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया एंड टेट्राटोजोस्पर्मिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्मिया। Spermatozoa are absent in the semen. Next question, friend, question number 79. Reduction in the motility of sperm is known as spermia, angiospermia, asthenospermia and teratozospermia. The right answer is option C, asthenospermia. इसके बारे में अपन ने अभी सब डिटेल से जाना है फ्रेंड्स, कौन सी कंडीशन कैसी होती है। तो रिडक्शन इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज नोन एज, यानी स्पर्म की मोटिलिटी रिडक्शन हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उस कंडीशन को अपन एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन एस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया और इन्हीं के बारे में पूछा गया फ्रेंड। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें, द कंडीशन इन विच देयर इज ए हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज नोन एज टेट्राजोस्पर्मिया। आंसर डी। तो ये चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन सी कंडीशन किस में कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 81, एब्सेंस ऑफ फ्रक्टोज कंटेन इन सीमेन इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। Number 82, in the following which medicine is used to treat the infertility due to presence of anti-sperm antibodies? GnRH therapy, dexamethasone, doxycycline and clomiphene citrate. The right answer is option B, dexamethasone. Next question friend, question number 83, in female which infertility which drug is used to induction of ovulation? Clomiphene citrate, FSH, GnRH and all of the above. The right answer is option D, all of the above. Friend, question number 84, in the following which is the commonest treatment of luteal phase defect? Progesterone therapy, estrogen therapy, antibiotics and dexamethasone. The right answer is option A, progesterone therapy. लुटियल फेज डिफेक्ट की वजह से अपन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 85, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एक्सेप्ट सर्वाइकल स्टेनोसिस, हाइपोस्पेडियसिस, एस्थेनोस्पर्मिया एंड रिकरेंट एबॉर्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिकरेंट एबॉर्शन। फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एक्सेप्ट, रिकरेंट एबॉर्शन है, उस कंडीशन में अपन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी कंडीशन में अपन कर सकते हैं। सर्वाइकल स्टेनोसिस की कंडीशन में, हाइपोस्पेडियसिस की कंडीशन में एंड एस्थेनोस्पर्मिया की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 86, अमाउंट ऑफ वॉज्ड एंड कंसनट्रेटेड स्पर्म दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Amount of washed and concentrated sperm that is administered into the uterine cavity during the artificial insemination, 1 ml, 2 ml, 0.3 ml and 0.1 ml. The right answer is option 3, 0.3 ml. Next question friend, question number 87, at which stage of fertilized ova is it transferred into the uterine cavity during in vitro fertilization? First to 1 to 2 cell stage, 2 to 4 cell stage, 4 to 8 cell stage and 16 to 24 cell stage. The right answer is option C, 4 to 8 cell stage. Next question friend, question number 88, health hazard of assisted reproductive technology include multiple pregnancy, ectopic pregnancy, psychological stress and all of the above. The right answer is option D, all of the above. Health hazard of assisted reproductive technology include multiple pregnancy, ectopic pregnancy, psychological stress
ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इन फॉलोइंग विच इज़ द कॉमनेस्ट बेनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल? फाइब्राइड यूट्रस, वजाइनल सिस्ट, सर्वाइकल सिस्ट और सर्वाइकल कैंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइब्राइड ऑफ यूट्रस। फाइब्राइड यूट्रस इज बेनाइन सॉलिड ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 90। फाइब्राइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन न्यूलीपैरस वुमन, postmenopausal woman, multiparity woman and after 35 years of age. The right answer is ऑप्शन ए, न्यूलीपैरस वुमन में कॉमनली देखने को मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। इन द फॉलोइंग विच इज़ द क्लासिक सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्राइड? मेनोरेजिया, पेन इन लोअर एब्डोमेन, डिस्मेनोरिया एंड प्रूलेंट वजाइनल डिस्चार्ज। द राइट आंसर इज मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 92। इन द फॉलोइंग विच इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्राइड? प्रोलॉन्ग मेनोरेजिया, सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस एंड सैक्रोमा एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पेरियूनिया? पेनफुल menstruation, painful breathing, pain during sexual act and pain during eating. The right answer is option C, pain during sexual act. Question friend question number 94. Following are the menstrual disorder except oligoamenorrhea, polymenorrhea, amenorrhea and rhinorrhea. menstrual disorder except कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट पूछा फ्रेंड इसमें? ऑप्शन डी, rhinorrhea। ये सभी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये अलग चीज़ है फ्रेंड्स। राइनोरिया क्या है फ्रेंड्स? एक्सेस ड्रेनेज रेंजिंग फ्रॉम ए क्लियर फ्लूइड टू थिक म्यूकस फ्रॉम नोज एंड नेजल पैसेज। कॉमन कॉजेज क्या क्या है? रनिंग नोज कैन हैव ए कॉज द एरियन ड्यू टू द अंडरलाइनिंग डिसीज। एग्जाम्पल इंक्लूड कोल्ड एक्सपोजर, हॉट टेम्परेचर और एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। What is the meaning of endometriosis? Inflammation of the endometrium, enlarged endometrium, presence of functioning endometrium elsewhere in the body other than the uterine mucosa, and carcinoma of the endometrium. The right answer is option C. Presence of functioning endometrium elsewhere in the body other than the uterine mucosa is known as endometriosis. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 96। कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवरी, एब्डोमिनल स्कार आफ्टर द ट्यूबेक्टोमी, एब्डोमिनल स्कार आफ्टर द LSCS एंड ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। कॉमनेस्ट साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवरी, एब्डोमिनल स्कार आफ्टर द ट्यूबेक्टोमी एंड एब्डोमिनल स्कार आफ्टर द LSCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 97। इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस के कौन से सिम्टम नहीं होते हैं उसमें? डिसमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट एंड पेल्विक पेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोमेनोरिया। बाकी सारे कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस में हमको देखने को मिलते हैं, ये वाली कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलती है फ्रेंड्स। हाइपोएमेनोरिया क्या है फ्रेंड्स? हाइपोएमेनोरिया है scanty or infrequent menstruation can have a cause that the aren't due to underlying disease. Example include the menopause, use of birth control medication, side effect of extensive exercise. तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स हाइपोएमेनोरिया की। menstrual period that occurs less often than the average 28 day cycle से छोटी हो जाती है जब साइकिल, और स्कैंटी हॉट डिस्चार्ज, तो उस कंडीशन को अपन हाइपोएमेनोरिया कहते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98। ड्रग यूज फॉर द ट्रीटिंग द एंडोमेट्रियोसिस इंक्लूड कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड डेनेजॉल एंड जियानेरेज एंड एनालॉग एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंडोमेट्रियोसिस क्या है फ्रेंड? ए डिसऑर्डर इन विच टिश्यू दैट नॉर्मली लाइन्स द यूट्रस ग्रो आउटसाइड द यूट्रस।
With the endometriosis, the tissue can be found on the ovaries, fallopian tubes or the intestine. एंडोमेट्रियोसिस के डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि एंडोमेट्रियम की जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस के बाहर भी हमको इसके सेल्स और टिश्यूज़ दिखाई ग्रोथ होने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 99। इन स्टेज 2 सर्वाइकल कैंसर, कार्सिनोमा स्ट्रिक्टली confined to the cervix. A carcinoma extends beyond the cervix but not to the pelvic wall. The carcinoma has extended to the true pelvis and the carcinoma has extended beyond the true pelvis. The right answer is option B. The carcinoma extends beyond the cervix but not to the pelvic wall. Next question है friend, question number 100. Staging of cervical cancer is primarily based on severity of symptom, age of female, clinical examination and all. The right answer is option C, clinical examination. तो ये थे फ्रेंड्स ऑब्स एंड गायनी के 100 क्वेश्चंस। होप करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स जो कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप करती हूँ कि ये क्वेश्चंस और ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।